जैसा आप सब लोग को पता है कि अभी रिसेंटली अर्णब गोस्वामी को मुंबई पुलिस पकड़ के ले गया और उसे न्यायिक हिरासत में, जिसको हम सब बोलते हैं इधर में जुडिशियल कस्टडी में उसको रखा गया है। पुलिस चाह रही थी कि उसे पुलिस रिमांड पे लिया जाए। तो रिमांड क्या होता है और जुडिशियल कस्टडी क्या होता है, इन्हीं चीज़ों पर बात करने के लिए आज मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों है जिसको समझना बहुत आवश्यक होता है। इसके लिए फेसबुक लाइव होना जरूरी था ताकि चीज़ों के बारे में आपको क्लियर से पता हो सके। क्या थी, हमारा संविधान क्या कहता है, संविधान के आर्टिकल्स क्या कहते हैं। एक होता है आईपीसी और एक होता है सीआरपीसी। एक नॉर्मल है जिसको बोलते हैं आईपीसी और एक होता है सीआरपीसी। तो ये सीआरपीसी आईपीसी के बारे में भी कभी समय मिलेगा तो इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। बेसिकली देखिए, हमारा संविधान बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है जिसमें हर एक चीज़ों के बारे में ध्यान रखा गया है। अब हमारे यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी कुछ क्या कहते हैं, भारतीय संविधान में 1935 का अधिनियम आता है 1935 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है। इसी अधिनियम में अधिकतर बातें, चूंकि इनमें जिसमें भी अनुच्छेद लिखे गए थे उसमें से ऑलमोस्ट 200 अनुच्छेद ज्यों का त्यों हमारे संविधान में शामिल कर दिया गया था। इट मीन्स व्हाट कि हमारा संविधान अधिकतर या फिर पूरी तरीके से आप बोलिए कि ब्रिटेन के संविधान, कि हमारे यहाँ ब्रिटेन का शासन था, ब्रिटेन के संविधान से सबसे ज्यादा प्रभावित है। तो 1935 के अधिनियम को हम लोग भारत शासन अधिनियम को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहते हैं। अब हमारे संविधान में आम नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ दो चीज बनाई है, जिसमें सबसे बड़ा चीज है आपका फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स आपका 12 से लेकर के 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, ये पूरा अनुच्छेद में सिर्फ और सिर्फ आपका फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। फंडामेंटल राइट्स क्या है, 12 से लेकर के 35 तक, ये 35 अनुच्छेद 12 to 25 यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ हमारे हितों को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। अब यही जो आपका सब फंडामेंटल राइट्स है, इनको कुल जो है वो कई भागों में बांटा जाता है, जिसको बेसिकली 6 भाग में आप रख सकते हैं। 6 भागों में पहला जो है वो है आपका समानता का अधिकार, ये 14 से लेकर के 18 तक के है। इसके अंतर्गत भी 4 अलग अलग प्रकार के आपका छूट दिए गए हैं या फिर बोले आपका अधिकार दिया गया, जिसपे है आपका विधि जाति एक समान छूट उपाधि है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको क्लास में डिस्कस किया था। तो विधि के समान समझता है, सबसे पहले जाति के आधार पर आपको विभेद नहीं करना, ये इसमें दूसरा था आपका 15 अनुच्छेद के तहत है विधि जाति एक समान, मतलब रोजगार के लिए एक समान अवसर सबको प्रदान होने हैं, ये आपका अनुच्छेद 16 कहता है। सरकार के पास भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो राज्य के जिस तरीके का युवा है उसको उसके आधार पर उसको नौकरियां प्रदान की जाए। तो इसके लिए भी सरकार ने हमारा राज्य के प्रिंसिपल डायरेक्टिव्स ऑफ स्टेट बनाया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जैसा जिसकी योग्यता है उसके अकॉर्डिंग उसको रोजगार देने का सरकार बाध्य है, उसको वो देना है। तो राज्य सरकार देती है, लेकिन उसके लिए उसके अपने इंटरनल कुछ इश्यूज होते हैं जिसको ध्यान में रख करके दिया जाता है। सरकार कभी आपको ये नहीं दे सकते, नहीं ये नहीं कर सकता आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर जॉब, वो आपके जॉब के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं, वो आपकी आजीविका के लिए बाध्य नहीं है। जैसे हमारे एक प्रधानमंत्री साहब है, वो तो अलग ही तरह की दुनिया में रहते हैं। We are not going to discuss about him. We are simply discuss about the fundamental rights, especially Article 21, 22. हम लोग सिर्फ आर्टिकल 21, 22 के बारे में आज यहाँ पे डिस्कस करने के लिए हैं। तो बेसिकली हमारा संविधान में अनुच्छेद जो दिए गए हैं उसी में दूसरा हमारा अधिकार है जिसको हम लोग बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। यही स्वतंत्रता का अधिकार राइट ऑफ फ्रीडम कह रहे हैं इसको, कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आपका लिखा हुआ है 19 से लेकर के 23 तक के। अब ये देखिए, ये सारी चीजें जो है आपका 19 से 22 तक के है। तो 19 से 22 तक के में है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। 19 से 22 में ही हम लोग पढ़ते हैं वाह दोस्त प्राण देकर नजर बंद कर दिया। वाह किसका, वाक्य की स्वतंत्रता, आप वाक्य बोल सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली ये इसका मतलब नहीं होता है आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आप कुछ भी तैयार करने के लिए रहेगा, कुछ भी स्वतंत्र है भाई, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन संविधान और कानून को ध्यान में रख के ही आपको सब कुछ काम करना है। अगर आप उसके अगेंस्ट जाएंगे तो सरकारें आपको पकड़ेगी। जैसे मैं स्वतंत्र हूं, मैंने किसी का मर्डर कर दिया, आप किसी को मर्डर कर दोगे और संविधान ऐसे ही बैठ के दिखते रहेगा? नहीं। तो कहता तो यही है
कि आपका स्वतंत्र है। अब एक इसी में अनुच्छेद आता है आपका आर्टिकल 21, ये आपको कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आपको देता है ना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब आप अपने प्राण और देह से किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मतलब भारत सरकार या केंद्र सरकार आपको एक आम नागरिकों के लिए ये सुनिश्चित करवाता है कि वहां पे जो भी चीजें दिए जा रहे हैं, आपको जो राइट्स दिया जा रहा है, कहीं कोई आपके उस राइट्स को हनन नहीं कर रहा है। जैसे आपसे जबरदस्ती कोई काम नहीं करवा रहा है, वो अलग उसकी कहानी है। यहाँ पे सिर्फ हर एक आदमी की जिंदगी की सुरक्षा देना वो भारत सरकार की जिम्मेवारी है। आर्टिकल 21 यही कहता है कि प्राण एवं उसके शरीर की रक्षा करना केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। अब कोई व्यक्ति मर्डर कर देगा किसी का, अब वो मर्डर करने के बाद बोलेगा हमको कोई कुछ कर ही नहीं सकता भाई, क्यों? क्योंकि हमारे पास में तो राइट्स दिया हुआ है। भारत सरकार बाध्य है कि आपको जान का और आपके शरीर का कोई नुकसान हम नहीं होने देंगे। तो अब तो आप किसी को दो थाप मार भी दिए तभी आप कहिए कि भारत सरकार तो मेरे जान के रखवाले के लिए वचनबद्ध है, बात है, वो तो हमको करेगा ही करेगा। नहीं, ऐसी चीजें नहीं होती है। वो सिर्फ साधारण कंडीशन में ऐसा चीजें लगाया जाता है जिसमें ये बातें कही जाती है कि हाँ भाई हम नॉर्मल कंडीशन में आपका करेंगे, लेकिन आप कानून के अंदर में रह के काम करेंगे तभी हम आपकी बात सुनेंगे, अदरवाइज हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। ये पूरी कहानी थी आपका अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 लिमिटेशन के साथ में आपको स्वतंत्रता देता है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है, यही वो क्राइम है, इसी के अगेंस्ट में क्राइम कहा जाता है जिसमें कहते हैं सर सुसाइड। सुसाइड एक ऐसा क्राइम है जो कमिट हो गया तो आपको कोई दंड नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर वो कमिट नहीं हुआ तब आपको दंड दे दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अरे भैया जो मार गया उसको कौन सजा देने जा रहा है ना, वो तो खत्म हो गया, उसकी कहानी ऐसे ही। और जो जिंदा बच गया उसको अपना ही कत्ल करने के जुर्म में उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। तो सुसाइड एक ऐसा क्राइम है जिसकी वजह से वो क्राइम ना करेगा तो कमिट नहीं हुआ तो उसको दंड मिल जाएगा, कमिट हो गया तो भैया उसको भगवान के पास थोड़े बोलेंगे भैया दे दीजिए आपको कुछ समय के लिए। जैसे यहाँ पे पुलिस हमारे यहाँ करती है, रिमांड और डिमांड दो अलग अलग चीजें हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं अभी कुछ दिन के बाद में। तो वो तो सरकार से या भगवान से थोड़ा भैया कुछ दिन के लिए इसको मेरे पास 2000 रुपया बाकी है, पहले आपको दे दीजिए, इस साल 2000 रुपया ले ले, उसके बाद में आप इसको वापस अपना ले करके जाइए। तो भगवान के साथ में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये हमारा संविधान है, संविधान में वकील है, जज है, तो ऐसे भी हमारा कहा जाता है कि हमारा देश, हमारा संविधान जो है ना वो वकीलों के लिए स्वर्ग है। हमारे देश के संविधान को क्या कहा जाता है? वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे एक कानून कहता है कि आप किसी को मर्डर करो, अगला उसमें बता देगा कि नहीं भैया मर्डर करोगे तो ऐसा कुछ होगा, ठीक है, अरेस्ट हो जाएगा, किसी बारे हो जाएगा, तो फिर कहीं ना कहीं आपको यही किसी के पास में आना पड़ेगा। तो वकील को हमारे संविधान में हमारा संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। अब हम लोग से मेन पॉइंट पे आते हैं जिसको हम लोग सब बोलते हैं अनुच्छेद 22। ये है आपका गिरफ्तारी में संरक्षण। अगर आप कोई क्राइम कर लिए तो पुलिस तो आएगा आपको पकड़ने के लिए। अब पकड़ने के लिए आएगा तो वो एक होता है नॉर्मल प्रोसीजर। जब आपने कोई कमिट कर दिया है, कोई अपराध कर दिया है, तो पहले देखिए आपने ये कोई अपराध कर दिया, अपराध करने के बाद ये चीजें होती है जिसको हम लोग बोलते हैं दंडात्मक या पुनिटिव बोलते हैं, इसको पुनिटिव ऑफेंसेस बोलते हैं। तो ये आपका कहलाता अपराध करने के बाद। अपराध करने के बाद में आपको पुलिस क्या करेगा? तो अपराध जैसे ही आप कमिट करिएगा तो आप कोई उसके अगेंस्ट में, आपके अगेंस्ट में केस कर देगा, ये मेरे साथ में ऐसा किया है, 2 थप्पड़ हमें मारा है, उसका मर्डर कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो उसको केस करेगा। केस करेगा तो केस देखा जाता है कि क्या उसने कमिट किया है या नहीं किया है। अगर उसने कमिट किया है तो वो अगले ऑफिसर के पास में जाएगा, उसको बताएगा कि हाँ देखो ये काम किया है, इसकी वजह से उसके लिए एक वारंट निकलेगा। वो वारंट निकलेगा और उसके पास में जाएगा, पहुंचेगा, बोलेगा देखो मेरे पास में ये वारंट है, हम तुम्हें अरेस्ट करने के लिए आए, तुम्हें कोऑपरेट करना पड़ेगा, तुमने ऑलरेडी ये क्राइम कर दिया है। तो वारंट निकलेगा, उसमें 24 घंटे के अंदर जब अरेस्ट करके ले जाता है तो 24 घंटे तक थानेदार उसको अपने थाने में बैठा करके रखता है। अब उसमें क्या करेगा? अब वो 24 घंटे में, पहले के समय में क्या था कि पकड़ के कब लाया है तो पता ही नहीं चलता था किसी के पास, तो बैठा शाम कर देता था। शाम करने के बाद में उसमें FIR पास किया जाता है, मैंने इतना बजे पकड़ा है। उस बीच में कई सारे सेटिंग्स होते हैं जो दरोगा नीचे के टेबल से, ऊपर के टेबल से ये सारी चीजें वो करता है, वो सब पीछे की बात है, सब बैकग्राउंड है पहले के समय में से। जो वारंट अगर निकल गया है किसी के अगेंस्ट में, किसी को पुलिस पकड़ के ले गया है उसके घर से, तो उस कंडीशन में छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि
पब्लिक पब्लिक फेस की जगह से अगर कहीं से भी कोई दरोगा या फिर पुलिस वाला पकड़ के ले जाता है तो उस कंडीशन में छोड़ना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है, उसको नहीं छोड़ेगा। लेकिन ऐसे अगर आप लोग चलते हुए पकड़ा गया तो उसमें सेटिंग वेटिंग हो जाता है, आप लोग भी जानते हैं। तो 24 घंटे के बाद में उसको मजिस्ट्रेट, जूनियर मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश किया जाता है। इस 24 घंटे में आने जाने का समय उसमें काउंट नहीं किया जाता है। आने जाने का समय जो है पकड़ के हम उसको लाए तब से नहीं कि हम उसको वहां से पकड़े वहीं से हम काउंट कर दिया, नहीं। अब अगर इसको जैसे ही पकड़ के लाता है तो इसको 24 घंटे के अंदर में मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस को पेश करना होता है। अब ये क्या करेगा कि पुलिस के पास में यही थोड़े काम है पकड़ के वो ले जाओ जेल, जज के पास फिर वहां से पकड़ करके ये लाओ, अरे यही करते रह जाएगा तो फिर पुलिस का बाकी काम कौन करेगा। इसके लिए क्या करता है कि वो आने जाने का समय वो काउंट नहीं करता, वो सोचता है कि चलो 10 बजे पकड़ा है ना, अगले दिन 10 बजे लेकर के जाएंगे, वो वहां पे ले जाकर के पहुंचा देता है। तो इसमें जो इस 24 घंटे में है वो उसको आने जाने का समय काउंट नहीं किया जाता है। अब जैसे ही वो केस पुलिस वाले के पास में पहुंचता है, सॉरी मजिस्ट्रेट के पास में पहुंचता है, तो मजिस्ट्रेट आर्टिकल 22 ही कहता है कि हाँ अपने मन का वकील आप रख सकते हैं, क्योंकि 22 अकेले नहीं है, इसमें ये आर्टिकल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। 4 5 इधर आ जाता है, निवारक निरोधक कानून में है, तो इसमें 7 तरीके का चीजें आपका लिखा हुआ है। तो आपका 1 2 3 के तहत ये सारी चीजें हैं, एकदम सिस्टम से मैं बता रहा हूं आपको। तो ये वकील रखने की स्वतंत्रता दी गई है कि आप वकील रख सकते हैं। अब कोई रख लेगा कि जैसे मेरा मन है कि हम कमिट कर दिए हैं किसी चीज का क्राइम, तो हम प्रशांत भूषण को रखिए। अब प्रशांत भूषण अपने बहुत बड़ा का कांड करना था, सुप्रीम कोर्ट के तो लगे हुए नहीं किए, है ना, 1 रुपया का फाइन देकर के वो बाहर निकल गया। तो इतना बड़ा कांड करने के बावजूद भी 1 रुपया का फाइन हुआ। ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम का जो कानून है, इसका लेक्चर व्यवस्था को ये बताता है कि कोई व्यक्ति बड़ा कांड कर लेता है और उसका जो हर्जाना होता है वो बहुत कम है। 1 रुपया का हर्जाना किससे वाले भिखमंगा के पास भी जाएगा, वो भी 1 रुपया देकर के निकल देगा। हालांकि वो आज के समय में वो भी नहीं लेता है, 4 रुपया 10 20 रुपया से ऊपर लेगा ही लेगा। आपको 1 2 रुपया वो आप ही को दे देगा, भैया तुम ले लो, है ना। तो उधर नहीं देखना है। यहाँ पे आना क्या है कि वकील जो है, वकील रखने की स्वतंत्रता है, लेकिन अगर कोई इंसान गरीब आदमी है वो वकील कैसे अफोर्ड करेगा। तो इसके लिए भारत सरकार या बिहार सरकार, जो भी सरकार है, वो एक सरकारी वकील मुहैया कराता है। सरकारी वकील होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं पीपी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो आप अमूमन देखते होंगे कि कोई जेल में गया है तो बोलता है कि पीपी के पैसा देना है, तो पीपी का पैसा देना है का मतलब क्या, सरकारी वकील होगा वो जानबूझ करके केस को कमजोर कर देगा, वो अच्छा से उतना मेहनत नहीं करेगा। अब अच्छा से मेहनत नहीं करेगा, बस मसलन क्या होगा कि वो केस हार जाता है, और प्राइवेट जो वकील होते हैं वो केस जीत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सरकारी वकील को आपसे थोड़ा का मतलब है, उसको पैसा तो सरकार दे रहा है। तो इसलिए जानबूझ करके वो पीपी जो है वो केस को कमजोर कर देता है और वो केस खुद जानबूझ करके हार जाता है। ये हमारा सरकारी सिस्टम का बहुत अच्छा है। एक बार पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि सरकारी व्यवस्था में एक बार अगर किसी को नौकरी हो जाता है तो उसको कोई निकालता नहीं है। इसमें 3 तरीके का चीजें भी हम आपको बताए थे, निलंबित करता है। जैसे आपको पता होगा अभी रिसेंटली मुंगेर में कांड हुआ, उसमें वहां की जो आईपीएस थी, क्या नाम था उसका, लिपि सिंह, तो लिपि सिंह को वहां से निलंबित कर दिया गया। तो निलंबित कर देना क्या होता है, बर्खास्त करना क्या होता है, और लाइन हाजिर करना क्या होता है, ये तीनों एक ही चीज है, बस थोड़ा थोड़ा सा का फर्क है। भारत सरकार किसी को या बिहार सरकार किसी को जल्दी नौकरी नहीं खाता, वो 1 2 दिन के बाद मिल जाएगा, कभी उसमें भी समय मिलेगा। तो आपको ये तीनों चीज के बारे में हम आपको भी बता दें। अभी फिलहाल यहाँ पे समझिए कि जैसे ही वो आपको पकड़ता है, पुलिस जब पकड़ता है तो पकड़ने के बाद में उससे नॉर्मली क्या करेगा, इंटरोगेशन करता है। इंटरोगेशन का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करिए कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, सरकार बात है कि आपको नौकरी दे ही दे, आप उस चीज में अभी लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लड़के, जैसे दरोगा का एग्जामिनेशन चल रहा था, धांधली हुआ था बहुत भयानक, तो उस धांधली के अगेंस्ट में कुछ जैसे दिलीप कुमार जैसे कुछ छात्र नेता है, वो छात्र नेता नहीं एक्चुअली में वो छात्री है, बेचारा नेता सब बना दिया है। आज के समय में कोई भी अगर सही सही बात बोल देता है उसको नेता की तरह लोग प्रोजेक्ट करता है, बट वो नेता नहीं है, बेचारा स्टूडेंट्स के लिए फाइट कर रहा है। तो हुआ ये कि उसको जैसे ही वो लॉकडाउन खत्म होगा वो फिर अपने फॉर्मेट में आ जाएगा, चलो रे प्रोटेस्ट करो रे, ये करो रे, वो करो रे, पूरी चीजें वो करेगा। तो कहीं ना कहीं अब क्या करेगा, पुलिस के पास में लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखना है, तो क्या करेगा, पकड़ के लेके चले जाएगा, चलो जेल में आइए साहब, कुछ खाना पीना हो जाए। तो वो लाता है वहां पे सिंपल, नॉर्मली वो क्या करता है, इंटरोगेशन करता है। इंटरोगेशन का मतलब होता है नॉर्मल पूछताछ करता है, उसके बाद में रात भर बैठावेगा, अगले दिन सुबह में बोलेगा चाहिए आप घर जाइए, इंटरोगेशन मेरा खत्म हो गया। अब आपको यही पता होगा कि यही पुलिस वाला जो था, मुंबई पुलिस, वो आपको अर्नब गोस्वामी को 8 घंटा पकड़ करके और
पूछताछ किया था। अब यही बात इसको लेकर के ये भड़क गया, पूरा भड़क गया इंसान, पकड़ा करके आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। 8 घंटा पूरा इसको टॉर्चरिंग किया इसमें नॉर्मल इंटरोगेशन में सिर्फ वो आपको पकड़ के लाता है, पूछताछ करता है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करता है। अब इसी बात के लिए वो भड़क गया और बोलता है कि मुंबई पुलिस किसी काम का नहीं है, पल्ला नहीं है, ढेकना नहीं है, चिल्ला नहीं है, वो सारी बातें वो कहा देता है आपका ड्यूरिंग इंटरोगेशन। फिर जब उससे थोड़ा सा ऊपर की बात होती है उसको बोलते हैं हम लोग सब कस्टडी। ये ऊपर से होता है थोड़ा सा कस्टडी। कस्टडी में कुछ दिन के लिए वो रखता है आपको, कस्टडी में अरेस्ट नहीं होता है। कस्टडी में हो सकता है कि आपको पकड़ा करके लाए, भाई थोड़ा सा जो इंटरोगेशन है इसमें पूछताछ ही होता है, लेकिन थोड़ा सा हाई लेवल का है, ठीक है। तो पुलिस अपनी कस्टडी में ले आता है और उसे टॉर्चर करके पूछता है कि बताओ तुमने ऐसा कमिट किया कि नहीं, तुम उसको कैसे मारे थे, कैसे ये घटना को अंजाम दिए थे। हो सकता है एक आध दो लपड़ बजा भी दे, पुलिस के लिए आम बात है, एक दो लपड़ बजा देना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। कस्टडी में कर सकता है, इंटरोगेशन में ऐसा नहीं कर सकता है, वो ऐसा लॉ है। लेकिन अब उन लोग तो पहला होता है, ऐसे भी उन लोग का दिमाग होता है, थोड़े घुटना में होता है, तो हो सकता है एक आध दो लपड़ आपको लगाएंगे, कोई बहुत बड़ा बात नहीं होता है। तो पुलिस उसको क्या करता है, अरेस्ट करता है। अब उसको अरेस्ट कर लिया तो वो कहां लेके जाएगा, उसको कोर्ट में ले जाएगा। अब कोर्ट उस मामले की गंभीरता को चेक करता है कि भाई वो क्रिमिनल, वो केस किस तरीके का है। अगर उसको डर बन जाता है कि हाँ इस कंडीशन में पुलिस वाले की हो सकती है कि कुछ गलती हो, तो वो क्या करता है कि उसको अपने कस्टडी में ले लेता है, जिसको बोलते हैं हम सब जुडिशियल कस्टडी में ले लेना। मतलब कोर्ट वहां से फैसला करता है कि अब जो है इस व्यक्ति को जुडिशियल कस्टडी में, मतलब अपने हिरासत में, अपने अंडर कंट्रोल में वो ले लेता है। अब इसमें क्या होता है कि पुलिस को इससे मिलने नहीं दिया जाता है, मतलब मिल सकता है। अब कोई किसी का मर्डर किया है तो पूछेगा नहीं कि हाँ खून का धापा मिला है, बताओ कैसे तुम मारा था, जब तक नहीं मिलेगा तब तक नहीं, उसे पूछताछ ही नहीं कर पाएगा पुलिस। तो होता क्या है इस कंडीशंस में कि आपका जो कोर्ट है वो अपने कस्टडी में ले लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जुडिशियल कस्टडी, है ना, जुडिशियल कस्टडी में उसको ले लेता है। तो लाइट कट जाए किसी वजह से, तो अभी देखते हैं, अभी हम लोग वापस आ रहे थे कि वो अपने जुडिशियल कस्टडी में, और कोर्ट के कंट्रोल में क्या है, जेल है। तो जेल में वहां कौन होता है, आपका जेलर होता है। अब जेलर जब भी सुनेगा तो कोर्ट का पेपर देखेगा, हाँ पहले वो पूछेगा कि हाँ कोर्ट का आदेश है, आप ऐसे कैसे आ सकते हैं। तो कोर्ट अपनी निगरानी में करता है। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। देखिए इसमें जब आता है पुलिस रिमांड, तो पुलिस रिमांड में होता क्या है कि पुलिस पकड़ के लाता है, किसको, अपराधी को देता है, कहाँ पे, कोर्ट वाले को देता है कि कोर्ट भैया देखिए ये क्राइम करके आया है, इसको मैंने पकड़ के लाया है। तो वो उस कंडीशन में उससे दोबारा मांगता है, पुलिस जब दोबारा मांगता है, वही अपराधी को पकड़ के दिया है किसको, कोर्ट को, और फिर उसी से वापस मांगता है कि भैया हम आपको जो अपराधी दिए थे उसको हमको वापस दे दीजिए, दो चार बात हमारा सब पूछना है, दो चार बात थोड़े पूछना होता है। ये पकड़ के दम भर टूटता है और टूटता है का मतलब साफ तरह है कि भाई पुलिस की जो मार होती है ना भैया, बहुत सॉलिड मारता है वो, उसका डंडा भी वैसे ही होता है, जिसको रूलर बोलते हैं, पड़ता है ना एकदम मस्त, बेचारा का मन दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। कभी आने मत दीजिए वैसा कि पुलिस रिमांड में आपको पकड़े। तो पुलिस रिमांड में बेसिकली वो पूछताछ कम करता है और ढूंढता बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन जुडिशियल कस्टडी में ऐसा नहीं होता। जुडिशियल कस्टडी में अगर जो मुजरिम है या फिर जिसके ऊपर केस जो एक्यूज्ड है, मुजरिम नहीं हम लोग कह सकते हैं, बहुत जल्दी फड़कता है कि आप मेरे वकील को मुजरिम कैसे कह सकते हैं, तो उसको एक्यूज्ड कहा जाता है। तो हम लोग एक्यूज्ड की बात करेंगे, तो इस एक्यूज्ड के पास में पुलिस पहुंच तक नहीं सकती है। पहुंचने के पहले कोर्ट से पहले आदेश, हाँ इस बारे में हम उसके पास में जाना चाहते हैं। तो यहाँ तो आपको पता है कि बड़ी मनी दूंगा लेते कर जाता है, वो पहले यहाँ जाकर पैसा दे देता है, बोलता है थोड़ा सा जाकर कई सब सवाल पूछेगा, थोड़ा ये जवाब देना। तो उसका जो वकील होता है वो ऑलरेडी उसको घुमा देता है, और यहाँ पे जोर जबरदस्ती किसी तरीके का नहीं होता है। हाँ यहाँ पे जुडिशियल कस्टडी में जब जेल में होता है ना, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा जो एक्यूज्ड है उसको थोड़ा सा सफर करना पड़ता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जेल के अंदर में ना उससे एक से एक बड़े बड़े क्रिमिनल्स से भेंट होता है, बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स मिलते हैं आपको जेल के अंदर। अब वो आएगा तब बोलेगा अरे एक दबाओ मेरा माथा दबाओ, गोड़ दबाओ, पैर दबाओ, हाथ दबाओ, मेरा कपड़ा साफ कर दो। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं उसका वही हालात होता है जो यहाँ इधर है कि आपको मार के मुंह कान फुला देगा, यहाँ पे इन लोग का काम नहीं करेगा तो इन लोग आपको मार के मुंह कान फुला देगा, मतलब मुंह कान तो फुलना गारंटी है। यहाँ पे पुलिस वाले आपको मारेंगे, इधर में आपका क्रिमिनल है वही आपको पकड़ के रूनेगा, मतलब रूनेगा तो आपको पूरा ध्यान है। तो अभी जो है वो उसको इसी में दे दिया है, जुडिशियल कस्टडी में, क्योंकि उसको भी पता था, जैसे आपको पता होगा कि गाड़ी पलटने के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस का पूरा भयानक हाथ है, पूरा इंडिया में वो ना फेमस हो रखा है गाड़ी पलटने को लेकर के। ऐसे ही ये काम किया था। यहीं पे हम आपको एक चीज और बता देंगे
कि एक होता है कि पुलिस वाले जहाँ पे एनकाउंटर करते हैं, तो एनकाउंटर कब किया जाता है, एनकाउंटर भी अभी आपको बता देते हैं एनकाउंटर कब किया जाता है। तो यही पे पैरेलल चीजें चलेगी। तो एनकाउंटर जैसे हैदराबाद वाला कांड हुआ था, तो हैदराबाद में भी एनकाउंटर हुआ था। तो एनकाउंटर कैसे फेक होता है, कैसे सही होता है, वो सारी चीजें अभी हम डिस्कस कर लेंगे। अभी फिलहाल क्या बोलता है कि जब जुडिशियल कस्टडी में जाता है तो वहां पे ऑलरेडी क्रिमिनल्स कई सारे होते हैं। वो क्रिमिनल्स क्या अगर पकड़ के एकदम मेरा हाथ पैर दबा नहीं तो फिर मुंह कान बराबर इसमें होता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे पुलिस वाले की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जेल के अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर उसको कुछ होता है तो जेल का जो वार्डनर है या जेलर है वो रेस्पॉन्सिबल होता है उसके अगेंस्ट में कि आप ऐसा कैसे करवा दिए। यहाँ पे देखिए पुलिस जो है ना, वो पुलिस वाले को भी रिमांड देता है। अधिकतम सीमा निर्धारित किया गया है 15 दिनों का। 15 दिनों का रिमांड पर वो ले सकता है, लेकिन 15 में 15 कोई देता नहीं है, उसमें 14 दिन ही देता है। मोस्टली हर जगह पे देखिएगा एक दिन अपने पास में रिजर्व रख देता है। तो हो सकता है उस दिन तो छुट्टी उट्टी हो जाए, तो छुट्टी उट्टी हो जाए, हो सकता है जज ना बैठे, हो सकता है कि बाहर पटका जाए, कोई भी बात चीज हो सकता है। इसलिए 15 दिन का 15 दिन रिमांड में नहीं देता है, 14 दिन। 14 दिन पकड़ के बोलता है क्या कि आप इससे इसकी जांच करो, मतलब भाई इंटरोगेट करो और उससे सबूत इकट्ठा करो और फिर वापस किसको दो, कोर्ट को दो। अब कोर्ट उसके अकॉर्डिंग फैसला करेगा कि हाँ ये बंदा सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है ना। तो ये तो नॉर्मल कंडीशन में हम आपको बताएं। हाँ, यहाँ पे एक फेक एनकाउंटर के बारे में बताते हैं। आप देखिए क्या होता है, कोर्ट उसको जब जुडिशियल कस्टडी में ले लेता है, अपने कस्टडी में ले लेता है, तब पुलिस वाला भैया पूछताछ कैसे करेगा, ये तो यहाँ पे रहेगा, तो इसके बारे में कहीं ना कहीं जानकारी उसको मिलना चाहिए। तो वो करता क्या है ना कि वो कोर्ट से परमिशन लेता है और बोलता है कि हम उसको ले जाना चाहते हैं उसी स्पॉट पर जहां पे वो कमिट किया है। तो कमिट किया भैया, तो हम दोबारा सीन रिक्रिएट करेंगे ना कि हाँ देखो वो ऐसा था तो मैंने ऐसे किया था, जिसको स्लो मोशन में भी आप लोग जानते हैं। तो क्या करता है कि फिर से उसको रिक्रिएट करता, देखो वहां से भाग रहा था, ऐसे कर रहा था, वैसे कर रहा था। हैदराबाद वाले कांड में भी वैसे ही आया, बोला अरे भाग, और वो गधा आवाज सोचा कि सही में हम यहाँ से भाग जाते, लगता है कि भगा रहा है हमारा, भागना शुरू किया। अब वहां पे डायरेक्ट इनकाउंटरिंग भी जो किया जाता है ना, वो इनकाउंटर दो तरीके से किया जाता है। स्टील में अगर गोली मारता है तो सीधे सीधे पार हो जाए, तो इस कंडीशन में उसमें स्टील गोली नहीं मारता है। क्या करता है कि उसको भगा तो रही, अब वो भागता है ना तो उसका बॉडी मोशन में होता है, तो जब गोली लगता है ना तो हल्का सा फ्लक्चुएशन के साथ में उसको शरीर को पार करके निकलता है। तो इसलिए जो फेक इनकाउंटर जो होता है वो हमेशा वही बोलता है कि देखो भाई भाग रहा था तो भी कंडीशन है कि आप डायरेक्ट गोली नहीं मार सकते, उसके दिमाग में, उसके छाती में, इस तरीके से डायरेक्ट इनकाउंटर नहीं किया जाता है। पहले क्या किया जाता है, पहले का आसमानी फायरिंग करेगा, अरे रुक जाओ नहीं तो गोली मार देंगे, नहीं रुकता है तो पहला आसमानी फायरिंग करता है, दूसरे बाद उसको टांग में गोली मारना होता है, टांग में गोली मार दिया, और तीसरा कंडीशन जब वो फिर भी नहीं रुका तो थर्ड कंडीशन में उसमें मारा जाता है। तो ये आपका रियल एनकाउंटर होता है। कभी कभी जैसे समय मिल गया, यहाँ से कस्टडी में लिया था और कि हम उसे रिक्रिएट कर रहे हैं, उसको मौका मिल गया, वो वहीं से भागने की शुरुआत कर दिया, तो उस कंडीशन में वो रियल एनकाउंटर होता है। लेकिन बेसिकली जो हैदराबाद वाला कांड था वो सबको पता है कि क्या कांड था। खैर जाना है इसमें, इस प्लेटफॉर्म पर इतना ज्यादा ओपनली नहीं बात करना है। तो बेसिकली यही है कि क्रिमिनल जब भागते रहता है ना तो उस कंडीशन में ये लोग सब मार देता है उसको, और उत्तर प्रदेश पुलिस का तो बात ही अलग है। खैर दूसरा कंडीशन में हम दूसरा है, इसको प्रिवेंटिव डिटेक्टेशन कहते हैं, इसको प्रिवेंटिव डिटेक्टेशन एक्ट बोलते हैं, इसको निवारक निरोध कानून बोलते हैं। ये कानून ऐसा है कि आप कमिट नहीं किए हो तो अपराध करने के पहले ही सरकार आपको अपराध करने के पहले ही, इधर क्या है कि आपका अपराध करने के बाद में ये कोर्ट में ले जाता है, कोर्ट भैया जज बड़ा अच्छा आदमी होता है, छोड़ देता है, छोड़ा हटा भाई गरीब आदमी है, जाने दो इसको। लेकिन इधर बड़ी खतरनाक चीज, अपराध करने के पहले वो क्या करता है, सरकार के पास में बिना वारंट के ही, अगर सरकार को लग गया कि ये लोग सब अगर कुछ बोलेगा तो भैया जब बोलेगा तो आग का गोला ही बोलेगा, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में सरकार उसको बिना वारंट ही नजरबंद कर देता है या फिर उसको जेल के अंदर डाल देता है। जैसे रिसेंटली में आपको पता होगा 2019 का महीना था, अगस्त वाला, 2019 में अगस्त का महीना था जब धारा 370 हटाने वाला था, तो क्या किया था आपको पता है, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, अच्छा एक चीज और आपको पता होगा कि उमर अब्दुल्ला के पिताजी थे फारूक अब्दुल्ला के पिताजी थे शेख अब्दुल्ला। अब यही शेख अब्दुल्ला भाई लगाए थे आपका 370 लगाने में, इन्हीं का बहुत बड़ा योगदान था। अब सबको पकड़ के जेल में डाल दिया, क्यों, क्योंकि अगर उस समय नहीं डालता तो पूरा धांधली हो जाता, पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा हर एक जगह पे राइट्स ये वो डन फन बहुत सारी चीजें हो जाती। तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए अब कौन बोलेगा भैया एक सब खुला छोड़ दो, एक सब तो ये था
महबूबा मुफ्ती थी, जितने भी लोकल लीडर्स थे वहां पे, अभी भी आपको पता होगा कि जब इसको छोड़ दिया हाँ, और जब ऐसे कंडीशंस में लगाया जाता है तो सरकार इसको 3 महीने के लिए लगाया जाता है। मतलब जैसे ही लग गया सरकार को कि हमको भैया इससे देश को, राज्य को खतरा है, सरकार वहां पे ये सारी चीजें लगा देता है, उसको दिनाड़े उठा देता है। यही हमारा संविधान में बहुत पहले हमारे यहाँ था 1919 में रॉलेट एक्ट, काला कानून, न दलील न वकील, बस सीधे जेल, भैया कुछ नहीं आपकी बात सुनेंगे, वही कहानी, आप बोलिए चाहे नहीं बोलिए, आपको पकड़ के वो जेल में डाल देगा। तो कहीं ना कहीं इस वाले कंडीशंस में आप पकड़ाते हैं तो यहाँ पे केस मुकदमा होगा और जज को सुनना होता है वकील की बात, कि आप ऐसा काम नहीं कर सकते, ये कानून के अगेंस्ट में है, कानून के विरुद्ध में है ऐसा काम। तो इस कंडीशन में जज अपनी मनमानी नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ तो भैया सरकार के पास में पावर है, सरकार के खाली लग जाना है, बस वो पकड़ के उठा करके जेल में डाल देगा। जिसको सबसे ज्यादा दुरुपयोग इंदिरा गांधी की थी। इंदिरा गांधी के समय में ही ये लगाया गया था, ये देखिए मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इसका मतलब है कि सरकारें को अगर लगता है कि इसके आपकी बात से उपद्रव हो जाएगा, कहीं पे दंगा हो जाएगा या फिर कोई सारी ऐसी बातें हो जाती है तो समय वो मीसा लगा देता है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। अब इसमें क्या होती है, इंदिरा गांधी भैया कि सबके लगा कि लोग सब जब बोलेगा तो आगे बोलेगा, सबको उठा करके जेल में डाल दूंगा। चुनाव हुआ, चुनाव में कोई बोले वाला रहेगा तब ना, कोई बोले वाला था नहीं, सबके जेल में चुनाव जीत गए। तो यही कहानी कहलाता है जिसकी वजह से इमरजेंसी था। अभी के भी डेट में देखिए, अभी देखिए रिसेंटली बहुत सारे चीज हुए, बहुत सारे कांड हुए, जैसे आपका मुंगेर कांड हुआ, आराम से अमित शाह सोए हुए थे, उनके अतिरिक्त कई सारे लीडर्स ऐसे थे जो जब देश हित में बहुत सारे, जैसे कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस अभी भी है, कोरोना वायरस खत्म हो गया, इलेक्शन में खत्म हो दीजिए ना, फिर लगा देगा ये सब पॉलिटिक्स है, इंटरनल पॉलिटिक्स। जब ये लगा ना लगा तो ज्यादा बेटर है, हम लोग के लिए कम से कम आजाद है, लगा दिया तो फिर बड़ी प्रॉब्लम है। तो अभी क्या था कि ये रॉलेट एक्ट जैसा था, उसमें भी नहीं सुनता था, अभी भी नहीं सुनता है। अभी भी उसको खाली सरकार के लग गया कि हाँ भाई ये इससे देश को खतरा है, तो उठा करके आपको डाल देगा जेल के अंदर में। ये कितना महीना के लिए, 3 महीना के लिए। लेकिन इसके लिए एक एडवाइजरी कमेटी होती है। एडवाइजरी कमेटी क्या कहता है कि अगर देखिए एडवाइजरी कमेटी अगर बोल दिया ना अभी भी अगर इसको छोड़ दिया ना तो फिर अभी भी इसको कांड कर देगा, तो इसके लिए एक एडवाइजरी कमेटी का गठन किया जाता है। एडवाइजरी कमेटी का गठन होता है जिसमें भारत सरकार के गृह मंत्रालय का गृह मंत्री होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या फिर उसके समकक्ष योग्यता रखने वाला कोई व्यक्ति को, पूर्व न्यायाधीश को भी रखा जाता है। तो इसमें एक एडवाइजरी कमेटी को गठन किया जाता है। वो लोग बोलता है कि हाँ भाई अगर ऐसे आदमी को आप छोड़ दीजिए तो फिर कांड कर देगा, कुछ ना कुछ कांड कर देगा। जैसे राज्य सरकार को ये जिम्मेवारी, जैसे अभी देखिए एक आया साहब तेजस्वी यादव, अब ये क्या कह रहे हैं कि भैया देखिए मैं आपको 10 लाख नौकरियां पहली कलम से दूंगा। अरे भैया पहली कलम से दोगे, पैसा तो पहले उसके लिए जमा कर दो, सैलरी कहां से दोगे? फिर वही वाला कांड हो जाएगा जो पहले के समय में होता था, नौकरी मिल गया 2 महीना काम करो, 1 महीना का पेमेंट, 5 महीना काम करो, 1 महीना का पेमेंट मिलेगा, वो भी मिलेगा नहीं मिलेगा। बिहार सरकार पहले इसी के लिए प्रसिद्ध था। खैर नीतीश कुमार साहब आए तो पहला कार्यकाल इनका भी अच्छा था, बाद में ये भी धोड़े काम करते हैं, खाली झूठ के काम करते हैं, छोड़िए उधर की बात नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करता है ना, पुलिस की बिना वारंट के आपको 3 महीने तक रख सकता है। लेकिन इसमें भी एडवाइजरी कमेटी कह देती है कि हाँ भाई आप उसको पकड़ करके आप कुछ दिन रखो, नहीं तो जैसे निकलेगा ना ये पूरा बम पटक देगा। कहीं ना कहीं बम ने वो बम ना मुंह वाला बम, जहां से रिलीज बोलेगा बस वहां से महंगे देंगे। तो इसके बचने के लिए सरकार ने पहले ही इतने सारे कानून ला रखे थे। पहला नाम था पीडीए, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट कहा जाता है इसको। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का मतलब होता है राष्ट्रीय सेवा का मतलब होता है। जैसे आपको 1950 में लगाया गया था, जैसे आपको पता हो देश आजाद हुआ था तो उसके बाद में भयंकर हमारे यहाँ तांडव का था। तांडव का मतलब वही राइट्स, तो उन राइट्स को मेंटेन करने के लिए हमारा ये चीज लग रहा था। जैसे जो नेता जहां से हीरो बन रहा है, झंडा लेके पहले आ गया, ओकरे पकड़ के अंदर कर दीजिए, चल लो आइए ससुराल पहले, फिर उसके बाद भेंट करेंगे। तो यहां से वही था प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो लीडर बन रहा है उसी को पकड़ के जेल में डालना। आपको पता होगा 1942 में 8 अगस्त की सुबह में ही 1942 में क्या किया था, महात्मा गांधी और कांग्रेस के कुछ नेता को पकड़ के और अंदर कर दिया गया था। भैया अभी लोग रहेगा तो कुछ ना कुछ कांड करते ही रहेगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन के सुबह इसको पकड़ के जेल में अंदर डाल दिया था। मतलब क्या, उनको डर था कि ये रहेंगे तो और ये विकराल रूप ले लेगा। जैसे आपको पता होगा असहयोग आंदोलन के समय पूरा चौरी चौरा पूरा थाने के पूरा थूक दिया, उसके बाद में वापस ले लिया। जाने दीजिए उस चीज को। दूसरा नंबर में हमारा अफस्पा, आर्म फोर्सेस स्पेशल
प्रोटेक्शन एक्ट होता है ये 1958 ईस्वी में लगाया गया था। जैसे आपको पता है अभी भी इधर का देखेगा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट का देखेगा, ऊपर में जम्मू कश्मीर का देखेगा, तो राष्ट्रीय सुरक्षा का ऐसा जगह होता है जहां पर लगता है कि यहाँ पे आर्म पुलिस का जरूरत है, या फिर स्थानीय पुलिस वहां पे काम नहीं रहा, स्थानीय पुलिस जो राइफल होता है पुराना ठीक है। और आर्म फोर्सेस के पास में उन लोग का ट्रेनिंग भी नहीं होता है, 4 कदम चले चलिए तो मुंह खोल जाएगा। आर्मी लोग के पास में एक्टिव मेंबर्स होता है, तो ऐसे जगह को आर्म फोर्सेस के कंट्रोल में दे दिया जाता है। ये 1958 में लगा था, अभी तक लगा हुआ है। इसके ऊपर क्या है कि आपसे पूछने के लिए नहीं आएगा, वो वारंट निकालेगा नहीं, देखिए आपके घर में चेक करने के लिए आए हैं भैया, वो सब कुछ नहीं। ये आता है डायरेक्ट अंदर घुसेगा और कहीं पे भी, और वो हकीकत है कि कहीं भी, अब जैसे जम्मू कश्मीर है वहां पे आतंकवादी लोग आता है, वहां पे अगर पुलिस जैसा वारंट दिखाएगा, वारंट है तो गिरफ्तार करेंगे। आतंकवादी लोग तो एक बार में आता है, एक बार में अटैक करके चल जाता है, तो उस समय कहां से वारंट लाएगा? वारंट आ जाएगा तब तक वो अपन कांड करके निकल देगा। पुलिस लोग होता है, आर्म फोर्सेस वाले फास्ट होते हैं, ये भी सब लोग जानता है। तो आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट में इसी को दिया गया है। उसको लग गया कि हाँ इस घर में है, इस जगह पे आतंकवादी छुपे हुए हैं, तो उस जगह का वो क्या करते हैं कि उसको खोजबीन कर सकता है, उसको उस जगह को वो चेक कर सकता है। तो ये हमारा है आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट में ये सारी चीजें हैं। ये 1958 में लागू किया गया था, अभी तक ये चीज चल रहा है। अगला नंबर में है, उसको बोलते हैं यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रोटेक्शन एक्ट। अनलॉफुल का मतलब है गैर कानूनी काम आप नहीं कर सकते हैं। गैर कानूनी के एक्ट का मतलब ये होता है कि जैसे कोरोना वायरस है, आप सरकार लॉकडाउन लगा दिया, तो लॉकडाउन में आप बाहर नहीं घूम सकते हैं, नहीं तो क्या करेगा, पुलिस पकड़ के ले जाएगा, चलो जी आइए यहाँ पे, आगे कुछ करेगा, नॉर्मली आप इंटरोगेशन करेगा, स्टडी करेगा, रात भर के बाद घर जाएगा। अरे भैया नहीं देखेगा तो घर में का खाना देगा वो, तो वो भी भागता है। ये सारी चीजें आपको पता हो कि लॉकडाउन, ड्यूरिंग लॉकडाउन के दौरान में बहुत सारे कैदियों को घर भेज दिया था, चाहिए भैया आपका केस पूरा हो गया। तो लॉकडाउन किसी किसी के लिए अच्छा वरदान साबित होकर के आया है। तो ये यूपीए था। अगला नंबर पे हम बता रहे थे आपका मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 में आया था, और इसी का सबसे ज्यादा याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये सवाल कि सबसे ज्यादा बार कौन सा, सबसे ज्यादा दुरुपयोग किसका किया गया है, तो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट का किया गया है। और वही इंदिरा गांधी जबरदस्त की थी, और इसी वजह से 1977 में इसको टर्मिनेट किया, भैया आप जाइए, खत्म हो गया आपका बाजार। उसके बाद हमारा आता है एनएसए, इसको बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को कहते हैं रासुका। अब आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने अभी रिसेंटली जो भी लोग दंगा वंगा करता है ना, तो उसके ऊपर रासुका लगा दिया। रासुका का मतलब क्या होता है, जहां वो तोड़ फोड़ कर, अगर पूछो थोड़ा ना होकर घर से वसूल कर देना, लेकिन ना, तो ये रासुका कानून का इस्तेमाल किए थे। तो रासुका कानून को सबसे ज्यादा बार इस्तेमाल किया गया है, सबसे ज्यादा बार इस्तेमाल किसको किया गया है, रासुका को, एनएसए को। जबकि सबसे ज्यादा दुरुपयोग किसको किया गया है, तो 1971 से 1977 तक ये मीसा था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इसके तहत एक चीज और था जिसको बोलते हैं टाडा, टेररिज्म एंड एंटी डिस्ट्रक्शन एक्ट है ये। अब इसमें सरकार को अगर लग जाता है कि वो भैया आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ है या आतंकवादी जैसा कुछ काम कर रहा है, अब नॉर्मली हमारे घर में आप AK-47 मिल जाए, बम मिल जाए, हमारे घर में AK-47 के काम है, वो सब तो भाई आर्म फोर्सेस वालों के पास में है, उन लोग का काम है, उन लोग से लड़ता है, उसको उन लोग प्रोटेक्ट है। तो बेसिकली मेरे पास में तो कहीं ना कहीं हम दंगा करवाने वाले होंगे, कहीं ना कहीं टेररिज्म एक्टिविटी में शामिल होंगे। तो ऐसे में टाड़ा, अब आपको पता होगा इससे जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा नाम संजय दत्त, संजय दत्त भी थे, वो टाड़ा से ही आपका जुड़े हुए व्यक्ति थे। लास्ट नंबर पे हमारा है कोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी, ये 2001 से 2004 तक लगा हुआ था। आपको पता होगा इसी बीच में 2002 में गुजरात में दंगा हुआ था। तो ये सब टेररिज्म एक्टिविटी को रोकने के लिए था। और फिर बाद में देखिए यूएपीए को फिर वापस में, ये हमारा था यूएपीए, कहां गया ये यूएपीए, 1967 में लागू हुआ था, अनलॉफुल एक्टिविटी है। तो इसको फिर से 2004, 2008, 2012 में 3 बार संशोधन करके फिर ले आया। जैसे अनलॉफुल एक्टिविटी में अभी देखिए हमारे यहाँ कोरोना वायरस है, जैसे डॉक्टर हैं, हंसी तो आता है किसी किसी बात को लेकर के, लेकिन आप थोड़ा सा समझिए कि वो लोग अपनी जान की परवाह किए बिना आपके लिए कर रहे हैं। अब उसके मुंह पर कोई थूक देगा। अब ये चीज तो है कम्युनिकेबल डिजीज है, कम्युनिकेट करता, आप बोल रहे हैं तो आप थूक दीजिएगा, किसी को पेशाब कर दीजिएगा, तो सब गलत बात है ना। तो इस सब से बचने के लिए यूएपीए लगा देता है। यूएपीए का मतलब पकड़ेगा आपको 3 महीना रखेगा, कम से कम 3 महीना अपने पास है। इसी में आपको एक और नाम पता होगा, डॉक्टर कपिल खान, ये भी नाम आप सुन ही लीजिए। कपिल खान थे, ये गोरखपुर हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन वाला कांड हुआ था ना, तो उसमें इनको पकड़ करके अंदर ले लिया गया था, लेकिन बेचारा के कोई गलती नहीं था, बस योगी आदित्यनाथ के दिमाग के गुस्से का शिकार हो गया था, जिसको पकड़ के डाल दिया गया था। तो बेसिकली ये सारे कानून हैं कब,
जब आप कोई क्राइम नहीं करिएगा तब 3 महीना। और इसी में एक सबसे भयानक चीज है आपका माको का कानून है, ये है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र सरकार को अगर डाउट हो गया कि महाराष्ट्र में कोई दंगा लगा देगा और 1 साल तक उसके पास पावर है, 1 साल तक वो आपको नजरबंद मतलब अपने कंट्रोल में हिरासत में वो रख सकता है। तो सबसे खतरनाक तो इधर ही निवारक निरोधक कानून है। इधर तो भैया पकड़ लिए, जेल में गए, उसके बाद में कानून के पास में आपको पहुंचाया गया। कानून मतलब वही कोर्ट, और कोर्ट बड़ा अच्छा आदमी होता है, वहां पे जज लोग होता है, बोलता है भैया यहाँ पे रखे ज्यादा भाई जाइए घर पर रहिए, वो छोड़ देता है 2-4-5 दिन का 10,000 20,000 रुपये करके वो छोड़ देता है। बेसिकली यही होता है। लेकिन इधर पकड़ के ले जाता है तो फिर बहुत बड़ा पेनल्टी देता है। इधर पुलिस रिमांड में ले लिया उसको, पुलिस तो चाहता है कि हमारे रिमांड में आवे कि थोड़ा सा हाथ हम साफ करके मौका मिल जाए, तो रिमांड मांगता है। तो बेसिकली इसको 14 दिन का रिमांड पर दे दिया जाता है। तो 14 दिन के रिमांड में वो क्या करता है, उसे पूछताछ करेगा, जांच करेगा, सबूत लाएगा, सबूत को वापस किसको भेजेगा, कोर्ट के पास में। अगर उसको जुडिशियल कस्टडी में ले लेता है तो वो जेल के कंट्रोल में मतलब न्यायालय के कंट्रोल में चला जाता है। और ऐसी कंडीशंस में होता क्या है कि अमूमन जो जिसको डर होता है, जैसे वही चिल्ला करके तो बोल ही रहा था वो विकास दुबे कि हमको मार देगा मार ही दिया था उसको। तो इधर भी वही चीज होता है, अगर उसको डर होता है तो वो पैसा वैसा कोर्ट उठ के खिलाता है, उसको अपनी जुडिशियल कस्टडी में रख लेता है। तो इधर जो पुलिस की जमा है ना, महाराष्ट्र पुलिस भैया डंडा घुमा के मारती है। तो वही वाला चीज है, आपको पता भी होगा कि मोरा फिल्म में बड़ा अच्छा बात इस बारे में बोला है परेश रावल, भाई मुझे महाराष्ट्र पुलिस से बड़ा डर लगता है, डंडा घुमा के मारती है। वही बात है, मारता तो सब लोग यार छोड़ देगा पकड़ के। तो बेसिकली ये सारी बातें हैं कि जुडिशियल कस्टडी में और पुलिस रिमांड में। रिमांड का मतलब यह होता है कि पुलिस ने पकड़ के दिया कोर्ट को और कोर्ट से वापस मांगता है, तो ये है आपका रिमांड। डिमांड नहीं करता है, रिमांड करता है। रिमांड का मतलब क्या, आप थोड़े पकड़ के लाए, पकड़ के हम लाए हैं, हमारा समझवा हमला दीजिए, कुछ दिनों का सब पूछताछ करेंगे, ये समझता है कोर्ट वाले का तो पूछेगा थोड़े, हमें ना पता है पकड़ के मुंह कान फुला देगा। तो इसलिए वो कुछ केस के मामले में केस देखता है कि वो किस तरीके का है, उसके हिसाब से उसको जुडिशियल कस्टडी में डालता है या फिर पुलिस रिमांड पे देता है। पुलिस रिमांड में चल गए तो भैया एक समय के लिए आपका तो जाना मना होना तय है। ठीक है, तो होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आया होगा अच्छे से। और बाकी इन सारी चीज के बारे में डेली क्लास में हम रेगुलर देते रहते हैं, मिलते रहता है पैकेज। जो ये सारी चीजें मैंने पढ़ा रखा है फंडामेंटल राइट्स में। तो अभी चूंकि ये आया था, इनको जुडिशियल कस्टडी में डाला गया था, तो इस बारे में अभी आपको उधर पता होगा कि यूरोप में आपका आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच भी जबरदस्त युद्ध चल रहा है, विश्व युद्ध होने की पूरी संभावना है, उधर भी देखेंगे। तो कभी समय मिलेगा तो उसके बारे में बता देंगे, कभी सरकारी नौकरी के खामे बताएंगे, या फिर कभी ये बता देंगे नौकरी करने के तरीके क्या क्या होते हैं। अभी के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।